हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग जो इससे पहले इकोनॉमिक्स का दादा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा, हम लोग पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 29-30 चैप्टर का कंप्लीटली मात्र 3 घंटा में पूरा इकोनॉमिक्स, 3 घंटा में पूरा पॉलिटी कंप्लीट किए हैं दादा वीडियो में। आप सोच सकते हैं 6 से लेकर 12th बेस्ड का जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, जहां जहां क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बनती है, जो जो एक्सपेक्टेड होता है, उसमें से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है। जबकि तो आप देखेंगे कि उतने सारे चैप्टर्स मात्र 3 घंटा में कंप्लीट करके आपके लिए लाया गया है। आप अगर पढ़ने में ब्रिलियंट भी हैं, अगर आप मॉडरेट स्टूडेंट भी हैं, तो आप उतना फास्ट रिवीजन नहीं कर पाएंगे जितना कि उस बात पे हम ध्यान रखें। उसी तरह से इकोनॉमिक्स का भी हम ध्यान रखे हैं। 2 घंटा 42 मिनट या 32 मिनट के अप्रॉक्स में कोशिश किया गया पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने का। आज हम लोग का दादा वीडियो 3 होगा, जिसमें हम लोगों का यह मध्यकालीन भारत का होगा। आज हम लोगों का दादा वीडियो में मध्यकालीन भारत होगा, जिसमें 6 से लेकर 12th बेस्ड का एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन छट के निकलेगा, उन तमाम क्वेश्चंसों का संग्रह है। और यह आप लोगों के बीच समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में कोशिश करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में 20-22 घंटा में सारे सब्जेक्ट को रिवीजन कर जाएं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आइए, हम लोगों का इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोगों का होना है वो होना है मध्यकालीन भारत। आइए अपने एनर्जी को मेंटेन करते हैं और आराम से आप डेडिकेटेड हो जाइए, अपने आप को पूरे का पूरे संकल्पित हो जाइए और शुरू कर दीजिए अपने गोल को लेकर। तो चलते हैं। हम लोगों का मध्यकालीन भारत है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में हो सके तो शेयर कर दें। और हम यही कहेंगे कि आप जब फाइनली लास्ट तक पढ़ लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखें, या आप कुछ अच्छा या जो भी आपको कमेंट कि हाँ सर हमने पूरे कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, तो आप अपना विचार ज़रूर रखें। दूसरी बात, अगर थोड़ा स्पीड रहेगा तो इस बात को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम सभी को ध्यान में रखकर हम चाहते हैं उनका टाइम मैनेज हो। तो अभी आप बबलू सर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस बार आप लोग को सफल करें। हम लोगों का जो आज का जो पहला क्वेश्चन शुरू होगा अध्याय फर्स्ट का, वो है पाल वंश का संस्थापक कौन था। आपको पता है गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक है, याद रखेंगे। गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। क्वेश्चन आएगा पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे गोपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो यह धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला का धर्मपाल और सोमपुर का धर्मपाल ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो किसने रखी थी, दंती दुर्ग, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 सुमेलित है, एक सुमेलित जो नहीं है उसका नाम है अब्दुल रहमान, ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्यकालीन में प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर जी, हिमाद्री और जीमूत वाहन, ये तीनों 1, 2, 4 ये जो है आपको याद रखना है, विधिवेत्ता थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, तो भूमि की सिंचाई के लिए जो प्रयुक्त जल चक्र है उसी को अर्घट्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, उत्तरी बंगाल में अवस्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। नया संवत चलाने का लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो याद रखेंगे ये जयसिंह सिद्धराज हो जाएगा, ऑप्शन सी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं। हम्मीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया है,
चौहान को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह हो जाएगा भगवती सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन डी। कहता है गोडवाहों के रचयिता कौन थे? तो यह जो है वाकपति हो जाएगा। कहता है जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो यह जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना तोमर ने की थी। तोमर ने की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजवंश दिया हुआ है, राजधानी भी दिया हुआ है, आपको इसमें से मिलान करना है, कौन सा मिलान सही है? तो आप देखेंगे प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज, चोल का हो जाएगा तंजौर। इस हिसाब से उत्तर ए निकल कर आ जाएगा। ए निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाडगबुंड, कहता है नाडगबुंड जो है शब्द का तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका तात्पर्य है राजस्व अधिकारी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सारनाथ में बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया था? बहुत अच्छी बात है। तो ये दंती दुर्ग थे। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? शून्य का प्रमाण मिलता है भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख से। भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख से। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? यह हो जाएगा ऊर और महासभा। ऊर और महासभा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया। नागभट्ट प्रथम ने किया। राजवंश जो कन्नौज पर आधारित आधिपत्य स्थापित करने में त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो यह जो है आपको बताना है। पाल वंश तो था ही, गुर्जर प्रतिहार भी था, राष्ट्रकूट भी था। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए सेनों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभ पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है। क्या विशेषता है? तो यह हो जाएगा प्रतिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है राजा भोज ने शासन किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो धार पर शासन किया था, ऑप्शन ए है। आतिश दीपांकर कौन थे? आतिश दीपांकर बौद्ध विद्वान थे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? तो यह महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि कहता है टोड मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो यह जो है दक्षिण तमिल देश को संदर्भित करता है। अगला है, कहता है धंगदेव किस वंश का शासक था? तो यह जो है जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। निम्नलिखित शासकों के नाम को सही कालक्रम के हिसाब से सजाना है आपको। तो चलिए सजाते हैं। सबसे पहले यशोवर्मन हो जाएगा, फिर धंग हो जाएगा, उसके बाद विद्याधर हो जाएगा, फिर कीर्तिवर्मन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तब प्रतिष्ठानपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो आपको पता है इसमें सब का सब है। तो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला ये नहीं था। आगे आ जाइए, पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं तो तक्षशिला नहीं था। अगला है निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा पेरूमक्कल। पेरूमक्कल जो है ये अधिकारी चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। निम्नलिखित कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो चोल वंश का राजस्व अधिकारी था पेरू,
जो है पेरुमक्कल। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? बहुत अच्छा बात है। ये है गांगेयदेव। गांगेयदेव ये जो है शासक नहीं था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। कहता है कि कौन सा, इस पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप देखेंगे खजुराहो बुंदेलखंड ये तो सही है, और तिरुपति जो है रायलसीमा, तो यह जो है ऑप्शन 2 और 5 ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी थी? तो वह है भोज। मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अगर आपने मैत्रक वंश वल्लभ ये तो सही है, बाकी का बाकी सुमेलित नहीं है, 1 और 3 सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शासक है, राज्य है, आपको विचार करना है। अगर विचार करेंगे तो गहरवाल, कन्नौज, चौहान, अजमेर, परमार, मालवा ये सही है। तीनों का तीनों मिला सही है। इस राज्य का शासक ये था, अजमेर का चौहान। तो इस तरह से आपको 1, 2, 3 हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासक में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह किसकी थी? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज याद रखना है, मिहिर भोज की जो थी आदि वराह थी। अगला हम लोग चैप्टर में घुसेंगे, भारत में मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण कहता है, ध्यान समझेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो उत्बी था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी था। भारत में हिंदू पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम में कोई शासक हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम हुआ। मक्का कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, मक्का जो है सऊदी अरब में है। हिंद जिसको भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। कहता है बुत सिकन जिसको मूर्ति भंजक कहते हैं की संज्ञा किसे मिला है? महमूद गजनबी को मिला है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय सिंध की राजधानी उस समय क्या थी? तो उस समय अरोर थी। गजनबी राजवंश की स्थापना किसने की? तो अल्पतगिन ने की थी, अल्पतगिन। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन आपके सामने में है। तो बिल्कुल विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो उसका नाम था अल-बरूनी। निम्नलिखित में से कौन अल-बरूनी के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप देखेंगे वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, गलत बात है, यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि किसके अनुक्रम में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये कश्मीर था या मुल्तान? पहले मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, कन्नौज, मथुरा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अल-बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में आया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो भीमदेव द्वितीय ने किया था। फिरदौसी की रचना शाहनामा में किस भाषा में किया गया है? तो फारसी भाषा में किया गया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? महमूद गजनबी ऐसा शासक किया था। महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 वाला में हराया था। महमूद गजनबी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1030 में हुई थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो वह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत पर तुर्की आक्रमण क्या सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा।
उत्तर भारत में राजनीति एकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए सफल रहा। तो उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है और उसका उत्तर भी दे रहा है। किताब उल यामिनी, जिसमें महमूद के अधिकांश आक्रमण का वर्णन मिलता है, किसने लिखा? उत्बी ने लिखा। युद्ध, जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, बिल्कुल वो तराइन की दूसरी लड़ाई थी। किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी? यह था मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बिल्कुल किया। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासक स्थापित करना चाहता था, गलत बात है। वो यहाँ शासन नहीं करना चाहता, सिर्फ धन लूटना चाहता था और इस्लाम धर्म का प्रचार चाहता था। कहता है वे हिंद, जिसको पेशावर के निकट है, की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तब महमूद और आनंद पाल के बीच, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीम देव प्रथम था जिसने करवाया था, याद रखेंगे, भीमदेव प्रथम ने करवाया था, भीमदेव प्रथम ने करवाया था। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है, तीसरा चैप्टर शुरू होगा और तीसरा चैप्टर में हम लोगों का है दिल्ली सल्तनत। हम लोगों का दिल्ली सल्तनत है। आइए बिना समय को व्यर्थ किए दिल्ली सल्तनत को शुरू करें, दिल्ली सल्तनत को शुरू करें। आइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो यह जो है इल्तुतमिश था, प्रथम वैधानिक सुल्तान। कहता है उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक का क्या नाम था? इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजय को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि सबसे पहले गुजरात होगा, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे गयासुद्दीन बलबन के बारे में कौन सा सही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है? तो चलिए विचार करते हैं कौन सा सही नहीं है। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बलबन, बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, गलत बात, या सही है ये, क्योंकि सही पूछ रहा है तो सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो इसमें इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ ये नहीं किया था, ये गलत है, 5 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है खटोली की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? तो खटोली की लड़ाई राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति लाई थी? तो ये बलबन ने लाया था रक्त और लौह की नीति। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी का मानोपाधि धारण की थी? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया था? तो यह किया था बलबन किया था। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके अगर कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करें तो क्या पाएंगे? यही पाएंगे कि दोआब में कर वृद्धि किया था, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया था, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, फिर खुरासान अभियान चलाया था। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करिए। आप इसे व्यवस्थित करेंगे तो पाएंगे सबसे पहले इलवरी तुर्क, जिसको कि गुलाम वंश कहते हैं, फिर हो जाएगा खिलजी वंश, फिर हो जाएगा तुगलक वंश, फिर हो जाएगा सैयद वंश और उसके बाद हो जाएगा लोदी वंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत का विस्तार की रूपरेखा की थी? तो ये हो जाएगा बलबन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक उस समय रामचंद्र देव था। मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था? तो वह जो था वो दर्शन शास्त्र में कुशल था।
किसके शासनकाल में? मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें से चुनना है। अगर आप चुनेंगे तो आप पाएंगे कि कहता है खोखर को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐबक को नियुक्त किया था। बिल्कुल सही है। औपचारिक रूप से ऐबक ने 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा, ये भी सही है। कहता ऐबक ने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, गलत बात है। इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी, बिल्कुल की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहता है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। निम्न में से किसने 1328 से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के का जो है प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी, उसका क्या नाम है? तो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा ये। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? तो यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित की थी, वह कहाँ स्थित है? वह औरंगाबाद, औरंगाबाद। अगला है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश जो है बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपको पता है लाहौर होगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में, 1398 में आक्रमण किया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? अगर आपने इल्तुतमिश मारा तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर आपने 2.5 दिन का झोपड़ा फिरोज शाह तुगलक, तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, डी नंबर गलत है। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया? तो यह हो जाएगा अलाउल मुल्क के। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन? बिल्कुल हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा नासिर उद्दीन महमूद हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है? किसमें मिलती है याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है, तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? तो यह लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, उस शासक का क्या नाम है? वो शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। कहता है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, उसका क्या नाम था? तो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ था? तो यह है सैयद वंश। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जो जमयत खाना है, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राजगद्दी पर अफगान शासक बैठा, उसका सही क्रम आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर, फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की? तो वह हो जाएगा खिलजी शासक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक।
निम्नलिखित सल्तनत कहता है, निम्नलिखित सल्तनत शासक में से कौन अफगान मूल का था? अफगान मूल का लोदी वंश था, लोदी वंश था। निम्नलिखित सुल्तान में से किसने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था? उसका नाम है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में पहली मौजूद सही जो मेहराब है पाई गई? उसका नाम है सुल्तान बलबन का मकबरा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे सामान्यतः व्यापारी थे। कहता है चहलगानी या चहलगानी या चालीसा कौन थे? तो यह जो है तुर्क गुलाम सरदार था। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? यह जो है अबिसीनिया का निवासी था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है? इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो नासिरुद्दीन महमूद से करवाया था। सिजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रारंभ की थी? बलबन ने प्रारंभ की थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ है? तो यह जो है तुर्कों का हाथ है, याद रखेंगे, तुर्कों का हाथ है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? उसका नाम हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, तुगलक राजवंश की जो स्थापना है वो किसने की? तो गाजी मलिक ने या गयासुद्दीन तुगलक ने। कहता है नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो उसका नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन तुर्कान ए चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? तो उसका नाम है इमादुद्दीन रेहान। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? देवगिरी आक्रमण का क्वेश्चन है, देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर हो जाएगा, मलिक काफूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था? बिल्कुल किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था? गलत बात है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। हम लोगों का अगला चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एवं साहित्य। ये चौथा चैप्टर है दिल्ली प्रशासन का। हम लोगों का प्रश्न है अगला कि ये सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें मिलान करना है। आपको पता है जजिया कर को लेकर अगर हम देखेंगे तो जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाता था, तो इसके साथ मिलेगा ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा ए, ऑप्शन निकल के आ जाएगा ए। आप इसे मिलान कर लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है उसे वैसे मिलान का अगर करना है तो हम कर देते हैं। ज़कात की बात करें तो ये मुस्लिम धार्मिक कर था, जो अमीर मुस्लिम हुआ करता था उससे लिया जाता था। जो खराज है तो खराज जो है ये गैर मुस्लिम भू राजस्व कर है। और खम्स जो है ये लूटी गई संपत्ति पर 80% जो है जो लूट कर लाता था उसे देता था और 20% राजा लेता था। तो कहने का मतलब खम्स यही था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा करने लगे हर प्रश्न पे तो थोड़ा सा टाइमिंग तब 8-9 से 10 घंटा तक का वीडियो चला जाएगा। और एक जो अच्छे स्टूडेंट है, जो मॉडरेट है, उसको ये पसंद तब नहीं आएगा। हम जानते हैं आपके टाइम को भी ध्यान रखना है और उतना ही समय में 3-3 सब्जेक्ट का रिवीजन चाहते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे भी थ्योरी का कॉपी रिवीजन करते होंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम आपके लिए थ्योरी लेकर भी आएंगे, टेंशन की बात नहीं है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार में कैसे संबंधित है? तो बिल्कुल सही है, गयासुद्दीन बलबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, विचार करते हैं। चलिए, कहता है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा कहता है भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली जो संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे।
तो बिल्कुल है, कव्वाली का जो है जन्मदाता अमीर खुसरो ही है। यहाँ एक और दो दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि नई फारसी काव्य शैली जिसका नाम है सबक, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो वह जो थे वह होगा अमीर खुसरो हो जाएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था, तो वह किया था इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित ये भाग सूची 1 दिया है अधिकारी का नाम, सूची 2 दिया है मतलब विभाग, आपको बताना है। अगर आप बताएंगे तो वजीर जो है अर्थ विभाग से संबंधित था, बिल्कुल सही है। और इस हिसाब से ऑप्शन तो ये हो जाएगा। आरिज ए मुमालिक जो है ये सैन्य विभाग से था। और सुदूर जो है सदर उस सुदूर ये धार्मिक विभाग से था। काजी उल कुजात जो है ये न्याय विभाग से था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अगर आप सुमेलित देखेंगे तो दीवान ए रियासत बलबन ये गलत है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो अमीर खुसरो कहा जाता है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था, तो फारसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है, अमीर खुसरो हो जाएगा। हिंदुस्तान का तोता स्वयं को किसने कहा था, अमीर खुसरो, ये सही है। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है, तो अलबरूनी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में जो तलैया या यजकी ये कौन थे, तो यह जो है गुप्तचर था, याद रखेंगे। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, और आप मिलान करेंगे तो कहता है जियाउद्दीन बर्नी जो है फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही का लेखक है, बहुत अच्छा है। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन इस हिसाब से 2 में से कोई एक होगा, सी डी। अच्छा ठीक है। अगला कहता है हसन निजामी की बात करें तो चलो ये अगर पता नहीं है तो चलो मिनहाज ए सिराज ये तो पता होगा। मिनहाज सिराज तबकात ए नासिरी का है, तो इस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो 13 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन जो है ये हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो स्वर्ण काल लोधी काल के कहा जाता है। तूती ए हिंद का जन्मदाता कौन है, तो ये अच्छा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में हुआ था। सल्तनत काल में जो है फवाजील का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था, फवाजील कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते थे, उसको चौधरी कहते थे। ग्रामीण अधिकारी को चौधरी कहते थे सल्तनत काल में। सूची 1 है, सूची 2 से इसको आपको मिलान करना है। तारीख ए हिंद ये तो बहुत आसान है, अलबरूनी हो जाएगा। तारीख ए दिल्ली ये तो खुसरो का है, और रेहला इब्न बतूता का, तो इस तरह से ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, चलिए करते हैं। तारीख ए यामनी अभी जस्ट बताए, जो तारीख ए यामनी है ये उत्बी का हो जाएगा। तो फुतुहात ए फिरोज शाही ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक सही है। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। ऐसा क्या कारण था नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। हदीस क्या है, हदीस जो है क्वेश्चन यही है कि हदीस क्या है। इस्लामिक कानून को हदीस कहते हैं, याद रखेंगे। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी, मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अगला चैप्टर है हम लोगों का 5वां चैप्टर। 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर है सल्तनत कालीन प्रांतीय राज।
कहता है सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी जो है आदिल शाह अहमदनगर, ये नहीं है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? इसका नाम हेलवीड है। ये सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। अगर आप मिलान करेंगे तो आदिल शाह जो है बीजापुर का शासक दिखेगा और ऐसा ऑप्शन बी में है, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन आपके सामने में है। सही पूछ रहा है तो होयसल का द्वार समुद्र हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह हो जाएगा जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह हो जाएगा गुलबर्गा हो जाएगा। निम्न में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता था? तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ये मध्यकालीन भारत राज है और वर्तमान में उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये मिलान आपको बताना कौन सा सही है। तो दुर्गर को जम्मू, ये सही है, बी नंबर हो जाएगा। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो है वो मान सिंह तोमर ने बनवाया था। मान सिंह तोमर ने बनवाया था। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। दोहरा गुंबद किसने शुरू? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजीय मकबरा, ये तो पता है शेरशाह सूरी का है। सत्य मेहराबी, इस तरह से उत्तर निकल के आ जाएगा। चूँकि अष्टभुजीय मकबरा तो बी का 1 और ए का 4, ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। दक्षिण भारत का पोलीगार कौन था? तो दक्षिण भारत का पोलीगार जो है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक था, ऑप्शन सी हो जाएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? इसका अंत जो है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा के दरबार में नहीं था तो उसका नाम है मुनि विजय सूरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कौन सा है? विचार करिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है? अगर आप इसे देखेंगे तो ये सब का सब शामिल है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासक में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था रखने के कारण उसकी मुस्लिम जो प्रजा है जगत गुरु कहकर पुकारती है? उसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था। कुछ राज है और उस राज का संस्थापक पूछ रहा है। तो जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर है, मालवा का दिलावर खां गोरी है, गुजरात का जफर खां, बंगाल का इलियास शाह, इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत किया है, तो निकितीन हो जाएगा, ए निकितीन। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे दिया। यह था प्रताप रुद्रदेव। कल्हण की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? इसको जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। और इस तरह से छठा चैप्टर हम लोगों का शुरू होता है विजयनगर साम्राज्य
एवं बहमनी साम्राज्य। आइए, पहला प्रश्न है कि विजयनगर, ध्यान देंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है। अगर हम विचार करेंगे तो ये सभी का सभी कथन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हम्पी हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? उसका नाम था बुक्का प्रथम। कहता है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी भू राजस्व, याद रखेंगे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? उसका नाम था 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल जो मंदिर है, विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ, याद रखेंगे, संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है हम्पी में अवस्थित है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? अगर आप प्रसिद्ध युद्ध की बात करेंगे तो ये तालीकोटा का हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, तो यह हो जाएगा विजयनगर राजाओं का। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? तो उसका नाम था अहमद शाह प्रथम बहमनी। निम्नलिखित में से अपनी मदुरा विजयतम या विजयम कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री का क्या नाम है? तो गंगा देवी हो जाएगा। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गोल गुंबद। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? उसका नाम है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। कौन सा सुमेलित है? ऐसा प्रश्न है तो निकोलो कोंटी इतालवी, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो उसका नाम हो जाएगा महमूद गवा। कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो उसका नाम है गोलकुंडा का खान। होयसल स्मारक स्थित कहाँ है? तो इसका हो जाएगा हलेबीड और बेलूर में। विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तार। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन है? तो उसका नाम हो जाएगा कृष्णदेव। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो उसका नाम हो जाएगा कुतुब शाह। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? उसका नाम होगा तेलुगु का। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? कृष्णदेव राय। ये कुछ महाभारत के तेलुगु अनुवादों का दिया गया है, आपको बताना है। इस हिसाब से इसका सिर्फ और सिर्फ नयन और तिक्काना, तो नन्नय और तिक्काना ऑप्शन सी हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर समाज में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है? उसका नाम हो जाएगा निकोलो कोंटी। हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने करवाया था? उसका नाम है हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, हरिहर द्वितीय। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। अदीना मस्जिद मांडू, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। अगला चैप्टर हम लोगों का होता है 7वां मुगल वंश।
इसका शासन और प्रशासन हम लोग अभी बाबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार करने के लिए कह रहा है। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, बिल्कुल सही बात है। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था, बिल्कुल सही बात है। वह तैमूर वंश से संबंधित था, 100% सही है। 1, 2, 3 उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब डी नंबर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जो पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था वो कौन था, उसका नाम था राणा सांगा। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करने, बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप, बिल्कुल सही है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो बी हो जाएगा, मतलब तैमूरी राजवंश की स्थापना की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है। अगर हम विचार करें तो क्या देखते हैं कि 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा हुमायूं, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, अपना धार्मिक विचार विमर्श जो है इबादत खाना में करता था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषक की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया था, इसका नाम था शेरशाह ने। ये लड़ाई है और ये ईस्वी है, इसको आपको मिलान करना है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। खानवा का युद्ध 27 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 40 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस शासक से जोड़ेंगे, तो इसका नाम शेरशाह सूरी है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, यह जो है दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद करवाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया, उसका नाम है मोहम्मद हुसैन। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका नाम है अबुल फजल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, तो उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। जहांगीर ने सर थॉमस रॉ को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो वो दिया था अजमेर में। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो ये किया था 1582 में। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य कौन सा निरंतरता की कड़ी थी, अगर आप देखेंगे तो उसका नाम था टोडरमल। अकबर द्वारा जो बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप देखने को मिलता है, पंचमहल देखने को मिलता है। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी का क्या नाम था, उसका नाम था रॉल्फ फिंच नाम था। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो यह किया था जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर बैन लगा दिया था, निषेध कर दिया था, उसका नाम था जहांगीर। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक जो है उसका क्या नाम है, रज्मनामा। अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, उसका नाम था विलियम हॉकिंस। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है, उसका नाम है मारवाड़। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था, तो यह जो है जामा मस्जिद का किया गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध में उसके तिथि के अनुसार इसको सजाना है। अगर आप सजाएंगे तो देवरा का युद्ध, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सम्राट है और उसका अलग अलग मकबरा बना है, आपको बताना होगा। जैसे बाबर का तो काबुल में है,
अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर देखने को मिलेगा। बीबी का जो मकबरा है, क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने इसका उत्तर औरंगजेब चुना तो सही है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध से पराजित किया था? तो इसका नाम था शेरवानी खां। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? उसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? जहांगीर के शासनकाल में। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? उसका है नाम मेवाड़। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदू अधिकारी की नियुक्ति किया? उसका नाम है औरंगजेब। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासक में से कौन एक उच्च शिक्षित तो था? उसका नाम है शेरशाह सूरी। मुगल शासन में तांबों का सिक्का जो है कहलाता था, क्या कहलाता था? तांबा का सिक्का, उसका नाम था दाम। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? उसका नाम था कविंद्राचार्य। किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये पहले कछवाहों ने किया था। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये किया था अकबर ने किया था। किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर को कहा जा सकता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। ये कुछ स्मारक है और आपको इसका निर्माता करता है, उसको आपको मिलान करना है। अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में है, उसको अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा वाला जो है उसको शाहजहां ने बनवाया और एक ठो दिल्ली में जो है उसको औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। मुगल कालीन प्रशासन में परगना किसे कहते हैं? तो कई गांव के समूह को परगना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने हजरत आला की उपाधि स्वीकृत की और बाद में वह सुल्तान भी? शेरशाह सूरी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा का क्या नाम था? अकबर नाम था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो मुहतसिब जो है लोक आचरण अधिकारी था। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? उसका नाम है जहां आरा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया कि दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो उसका नाम है शाहजहां ने। मुगल शाह जो है शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, उसका नाम था सुलेमान शिको। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, किसको दी थी? दारा शिको को दी थी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, ये जो इंगित करता है वो करता है विद्वान को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त अनुरक्त भूमि होता था, ऐसा भूमि जिस पर टैक्स नहीं लेता था और विद्वान को दान में दे दी जाती थी, उसी को कहते थे मदद ए मास। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह राज्य कौन सा था? बीजापुर और गोलकुंडा। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका नाम है कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सा राज शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? तो वह क्षेत्र है अहमदनगर। वह क्षेत्र है अहमदनगर, ध्यान देंगे, वह क्षेत्र है अहमदनगर
याद रखेंगे। छोटा सा हम लोग देखेंगे तो 8वां अध्याय में संगीत, साहित्य और चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है। वह यह है, किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम है शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा। इसका नाम था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। कहता है दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन है किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था अब्दुल रसमद और मंसूर, साथ साथ सैयद अली भी थे। 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन जहांगीरी चित्रकार थे, आपके पास ऑप्शन है, तो एक तो अब्दुल हसन था, दूसरा अक्का रिजा था, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है, हुमायूं ने किया था। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसका नाम है काली घाट पर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सभी किस कला की शैलियों को दर्शाता है, तो यह जो है चित्रकला की शैली को दर्शाता है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा बात आपको सही दिखता है, तो मुगल चित्रकला में युद्ध दृश्य भी था, दरबारी चित्रण भी था, पशु दरबारी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो यह हो जाएगा चित्रकला के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो आपको दिखेगा बीना बजाने में। प्रातः काल में गाया जाने वाला जो राग है उसको क्या कहा जाता है, उसको तोड़ी कहा जाता है। अकबर के समय में ध्रुपद गायकों में कौन कौन सम्मिलित है, तो एक तो तानसेन, दूसरा हरिदास, ऑप्शन ए। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित हुआ, उसका नाम है माहम अनगा के, ऑप्शन बी। किस कहता है निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो आपको पता है हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया। कहता है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है मुगल काल में, गुलबदन बेगम। ये कुछ लेखक है और ये पुस्तक आपको बताना है मिलान करके। हसन निजामी लेखक कौन पुस्तक लिखा है, तो ताजुल मासिर, ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा उत्तर। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान समझा जाएगा, तो खान ए खाना का, ऑप्शन सी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस की उपाधि प्रदान की गई है, उसका नाम है मंसूर। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो यह जो था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, ऑप्शन बी। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, उसका नाम क्या था, शाहजहां नाम था। एक ठो इसमें कौन सा सुमेलित है आपको बताना है, तो तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा है। ये पुस्तक है और ये लेखक है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो आलमगीर नामा जो है यह मोहम्मद काजिम का है, और तबकाते अकबरी जो है ये जो है याद रखेंगे, तबकाते अकबरी जो है यह निजाम उद्दीन अहमद का, ऑप्शन डी हो जाएगा 21 का। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद किया गया है, ये पंचतंत्र का अनुवाद है। नस्तालिक क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकाल भारत में प्रयुक्त होता था। कवि जो है हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, उसका नाम है राजा सावंत सिंह। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की, उसका नाम है केशव दास ने। इस तरह हम लोग का छोटा सा चैप्टर है
मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन एक छोटा सा चैप्टर है, कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही विचार करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इसे विचार करेंगे तो औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर नहीं दे सका, औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, ये दोनों का दोनों सही है, बी हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको समझाइए। अगर आप इसे समझाएंगे तो सबसे पहले तो बनारस के पास सूजा की पराजय हुई, फिर धर्मत में विजय हुआ, फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई और बाद में देवराई का लड़ाई हुआ। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट का क्या नाम था? इसका नाम था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? उसका नाम था मोहम्मद शाह। किसके शासनकाल में हिजरों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के समय में इसका बहुत बड़ा महत्व था। औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसके ने संभाली थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने बहादुर शाह प्रथम चुना है तो सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया था? उसका नाम है शाह आलम द्वितीय को नहीं दिया था। कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है आपको बताना है, तो वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये बात सही नहीं है, गलत है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण अयोग्य उत्तराधिकारी था। कौन अवध का प्रथम नवाब बना था? तो अवध का प्रथम सादत खां बना था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य जो समझौता कराने में किसने सबसे बड़ा भूमिका निभाई थी? तो निजामुल मुल्क ने निभाई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। बहादुर शाह अगर को मिलान करेंगे तो आपको शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे? तो उसका नाम होगा चिंग्लिज़ खां। ऑप्शन डी। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई थी? तो जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को जाना जाता है। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो वेधशाला जो बनवाई थी वह सभी जगह पर बनवाई थी। डी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बना था? उसका नाम था फर्रुखसियर। ये कुछ सूची 1 है, 2 से आपको मिलान करना है। हिंदुस्तानी दल हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को, और तुरानी, इस तरह से 1 का 2 एक ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? तो यह हुआ था 20 मार्च 1739 ईस्वी को। करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था? उसका नाम है, याद रखेंगे, निजामुल मुल्क को। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो यह 7 बार आक्रमण किया था। 7 बार आक्रमण किया था। अगला चैप्टर है हम लोगों का मराठों का उत्कर्ष। मराठों का जो क्वेश्चन है वो है, ध्यान देंगे, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में छत्रपति का उपाधि धारण किया था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और उनके गुरु का नाम रामदास था। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने
1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। तो यह हो जाएगा अफजल खां, अफजल खां हो जाएगा। कहता है सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से, मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरजामी प्रथा। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? तो प्रत्यक्षदर्शी थे काशीराज पंडित, काशीराज पंडित थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह ताराबाई ने किया था, ताराबाई ने किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने इसका उत्तर पुरंदर लगाया है, अगर आपने इसका उत्तर पुरंदर लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। चौथ क्या है? तो चौथ जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी जो कर लगाया था, जो लगाया गया भूमि कर था, उसको चौथ कहते थे, ऑप्शन डी हो गया। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? तो याद रखेंगे रक्षा मंत्री को पेशवा कहा जाता था। छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? तो यह जो है मराठा वंश का शासक था, मराठा वंश का। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो अगर आपने उपयुक्त सभी, इसका कारण हो जाएगा भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व, ये सभी का सभी कारण नहीं है, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। नाना जो है फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इसका उत्तर बालाजी जनार्दन भानु चुना है तो सही है। छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा? तो यह भेजा था राजा जयसिंह को, राजा जयसिंह को भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा कहा जाता है तो यह हो जाएगा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो यह समाप्त की गई थी बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई थी। अगला प्रश्न है, पेशवा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन? तो पेशवा के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह शिवाजी ने लागू किया था, शिवाजी ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुई थी? तो यह तो सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेश मुखी वसूला जाता था? तो यह वसूला जाता था 1/10 अर्थात 1/10 की दर से वसूला जाता था। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? तो यह हो जाएगा छापामार युद्ध नीति, छापामार युद्ध नीति। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह चौथ था, जो कर के रूप में, भूमि कर के रूप में था, चौथ। कहता है मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था रघुनाथ राव, रघुनाथ राव था जो फूट डालने का काम किया। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तब बालाजी बाजीराव हो जाएगा, बालाजी बाजीराव पानीपत के तीसरे लड़ाई के समय पेशवा का काम, पेशवा के पद पर थे। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह हो जाएगा मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था, मराठा और अफगान के बीच। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। कुछ सूची 1 है, इसको 2 के साथ मिलान करना है और आपको बताना है कौन सा सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने कहता है बरगीर, ये क्या है? तो मैं बता दूं, ये पैदल चलने वाली जो है सेना, छोटी सबसे छोटी सेना अधिकारी होता था बरगीर। किसके साथ जाएगा?
बरगीर नहीं नहीं गलत है, बरगीर ये नहीं था, बरगीर तो अश्वारोही सैनिक था, मतलब घोड़ा पे। तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा, एक होना चाहिए। इस हिसाब से डी उत्तर हो जाएगा, इस हिसाब से इसका उत्तर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है जितने भी सैन्य अधिकारी थे, और ऑप्शन नीचे में दिया, आपको बताना है कौन सा आरोही क्रम में सजा हो। तो सबसे पहला जो था नीचे स्तर पर पाइक, पाइक से ऊपर होता था नायक, नायक से ऊपर होता था हवलदार, हवलदार से जो ऊपर हुआ करता था, क्योंकि पाइक याद रखेंगे, फिर नायक, फिर हवलदार, फिर मतलब जुमलादार, उससे बड़ा पद होता था हजारी, और सबसे बड़ा पद था सर ए नौबत। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, ये मिलान करना है, कहता है मजूमदार, और आपको इसमें देखना है कि क्या उत्तर हो जाएगा। तो मजूमदार जो है, जो अमात्य या वित्त मंत्री के तौर पे थे, तो इस हिसाब से दो ऑप्शन में से कोई उत्तर एक होगा। फिर कहता है वाकिया नवीस, तो वाकिया नवीस एक गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख हुआ करता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो अध्याय 11 है, जिसमें सिखों का उद्देश्य संबंधित प्रश्न है। तो सिखों के बारे में आप जानते हैं, और आज टेस्ट लगा लीजिए सभी क्वेश्चंस 10 गुरु से लेकर तमाम चीज़ के बारे में। आइए, पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ ये जो है यही सुमेलित है, क्योंकि पूछता है कौन सा सुमेलित है, तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये तलवंडी था, तलवंडी था, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये हेमकुंड पर अवस्थित है, ऑप्शन बी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है, चलिए हम विचार करते हैं। कहता है जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ, बिल्कुल हुआ तो था। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव और हरगोविंद को कैद में रखा, ये भी बात है। अगला कहता है इसमें इनका संघर्ष धार्मिक ना होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था, बिल्कुल सही बात है, धार्मिक तो नहीं था लेकिन व्यक्तिगत था, तो इस तरह से उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, गुरु गोविंद सिंह लिखे हैं, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि ये सिखों की सैन्य व्यवस्था का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिख के अंतिम गुरु का क्या नाम है, तो गुरु गोविंद सिंह नाम है। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था, तो अकाल तख्त गुरु हरगोविंद ने बनाया था, अकाल तख्त गुरु हरगोविंद के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे, हरगोविंद के द्वारा बनाया गया था। किस सिख गुरु ने अमृतसर संधि की स्थापना की थी, तो मैं आपको बता दूं गुरु रामदास किए हुए थे, गुरु रामदास। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है, तो यह जो है गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव, ऑप्शन बी। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, तो यह है विलियम बेंटिक। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, उसका नाम है गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव। महाराजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो यह तो जमान शाह ने दिया था, जमान शाह ने दिया था। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, किस सिख गुरु को दिया गया था, ये तो गुरु अर्जुन देव को भी सब मिला है सजा, और गुरु तेग बहादुर को भी मिला है, 5वें गुरु को भी और 9वें गुरु को भी मिला है। कहता है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था शाह सूजा से प्राप्त किया था, याद रखेंगे, शाह सूजा से। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित कौन सा क्षेत्र था, तो ये जो है श्रीनगर सम्मिलित था, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा बनाए गए सिख सैन्य दल के सदस्य क्या कहलाते थे, तो उसको हम लोग संत सैनिक, मतलब संत सैनिक कहते थे उसको, संत सैनिक। अगला प्रश्न है कहता है तरनाथ
जो मतलब तरन तान क्वेश्चन है, प्रश्न ध्यान देंगे। प्रश्न है तरन नामक जो नगर है इसकी स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु ने किया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी? बिल्कुल थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ऐसा महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछ रहा है। तो आपको बता दें इसका जन्म 22 अक्टूबर 1893 को, मतलब इनका जो निधन हुआ था वो पेरिस में हुआ था 1893 को। ये लाइन सही है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? स्वयं को सच्चा पातशाह गुरु हरगोबिंद ने कहा था। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन में दे दी थी? तो 500 बीघा जमीन में जो दी थी रामदास को दी थी, रामदास को। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? तो गुरुमुखी प्रारंभ किया था गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव जो है मियाँ मीर द्वारा रखा गया था, मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था। पाहुल प्रथा में क्या होता था? प्रश्न है। तो सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे, मतलब जो है एक कटोरे में ही सब आदमी खाना, जिससे कास्टिज्म मिट जाए, इसी को कहते हैं पाहुल प्रथा। बहुत अच्छी प्रथा है ये, पाहुल प्रथा। अगला चैप्टर हम लोगों का 12वां अध्याय है जिसका नाम है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। याद रखेंगे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन है। आइए, पहला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अलवार संत के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का है ये कथन। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जाति, मतलब किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय न पूछे। अगला प्रश्न है तो रामानंद हो जाएगा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये तो वल्लभाचार्य ने किया, अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से इसको कालक्रम के हिसाब से कौन सा सही है? तो सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो द्वैतवाद का जो है माधवाचार्य है, द्वैतवाद का माधवाचार्य है, ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे उसका नाम मीराबाई है, ऑप्शन सी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो यह जो है रसखान ने किया था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो यह बनाया था शंकर देव ने। कबीर किसके शिष्य थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। ये कुछ संत हैं और ये उनके व्यवसाय हैं, आपको बताना है। तो अगर हम इसको बताएं तो नामदेव जो है, नामदेव दर्जी से था जुड़ा हुआ। कबीर जो है वो जुलाहा था, कबीर जुलाहा बिल्कुल सही है। रविदास जो है मोची था और सेना नाई था। इस तरह से उत्तर बी निकल के आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। रामानुजाचार्य जो है किससे संबंधित है? ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो महानतम भक्ति कवि तुकाराम था। अगला है,
कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है, तो उसका नाम है देवाराम, तेवाराम, तेवाराम, तेवाराम नाम है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत जिसका नाम है शंकर देव संबंधित थे, तो शंकर देव जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अगला, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था? बहुत अच्छा है, इसका नाम है रामानंद, रामानंद ने किया था। 15वीं 16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता क्या थी? तो लोकप्रिय विशेषता पूछा जा रहा है। तो यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था, बिल्कुल था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से ही थे, बिल्कुल थे। और इन्होंने लोगों को जन भाषा से संबोधित किया था, बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में रखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। संसार दुखपूर्ण है, दोनों में यही समानता है कि दोनों का कहना है ये संसार दुखपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित नामदेव था, याद रखेंगे। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? उनके अनुयायी को वैष्णव कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास ने की है, नहीं की है? संत तुलसीदास ने साहित्य रत्न का नहीं की है। भक्त तुकाराम कौन से सम्राट के समकालीन थे? तो यह जो है जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि निम्न भक्ति संतों का सही तिथि चुनिए। अगर हम इसे चुनेंगे तो कबीर के बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई, इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन का शीर्षक है वो क्या है? तो वो हो जाएगा अमर मूल हो जाएगा। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, बिल्कुल करेंगे। और यह विचार करके आपको बताना है कि उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्ता में आया था। इसमें से कौन ऐसे थे? तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक ऐसे थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह जो है वैष्णव से थे, वैष्णव से थे, याद रखेंगे। कहता है मलुकदास एक संत कवि थे, बिल्कुल थे। वह कौशाम्बी के थे या कारा के थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि सब सुमेलित है, रसखान जो है रसिक प्रिया, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? वरकरी संप्रदाय का संत था कौन इसमें से? अगर आपने इसका उत्तर नामदेव चुना है, उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादिरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? तो उसका नाम हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, शेख मोहम्मद अली हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर। कहता है कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह था, बहुत अच्छा प्रश्न है, वह था सिकंदर लोदी, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो था सिकंदर लोदी था। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाता था। अगला प्रश्न है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? यह सिद्धांत जो है ये रामानंद का है, रामानंद का है, दिमाग में डाल लीजिए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाला जो है प्रथम मराठा सरदार कौन था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका नाम था राजा साहू शिवाजी का ये पोता था, याद रखेंगे।
प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक ना, प्रतिवर्ष जो है सूफी संत की बात कर रहा है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता, बिल्कुल। तो यह जो हो जाएगा देवा शरीफ में, देवा शरीफ में, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जकारिया जो है सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अजमेर में बस गए थे, उसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर में बस गए थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी अमीर हसन को कहा गया है, अमीर हसन को। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तान का शासन देखा था, कौन ऐसा शासक है? उसका नाम है निजामुद्दीन औलिया, जो 7 शासक को देखा। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो उसका नाम है, उस पुस्तक कहता है किस सूफी संत के विचारों को, अच्छा किसका विचार जो है धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में, उसका फरीउद्दीन गंज मतलब शकर जो है इसी का विचार को संकलित किया गया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान है? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान है। तो अगर आपने इसका उत्तर शेख सलीम चिश्ती चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध था, उसका नाम है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय इसके विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखेंगे तो सभी का सभी सुमिलित है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये मुल्तान, ये सुमिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। अगला चैप्टर हम लोगों का अध्याय 13 है, जो मिसलेनियस से है, विविध से है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, विविध का क्या है। ताजमहल को डिजाइन करने वाला जो वास्तुकार था वो कौन था? उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखेंगे। कौन सा विचार मतलब युग्मों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है? तो बिल्कुल करते हैं हम लोग। तो कहता है निशात बाग लाहौर, बिल्कुल सही है, और पिंजौर बाग पंजाब, ये भी सही है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था, बिल्कुल तो आया था, तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उस व्यक्ति का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रेवनियर, ऑप्शन सी। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बेजू बाबरा किसके शासनकाल से संबंधित है? उसका नाम है अकबर के शासनकाल से संबंधित है। कहता है अता अली खां किसका नाम था? अता अली खां जो है वो तानसेन का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो दिल्ली जो है ये अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा, बिल्कुल सही है। कहता है मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, बिल्कुल लिया, किससे? पारसियों से लिया। कहता है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ था? इसका यूज जो है वो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यत सरकार के समानार्थी नहीं थी, इसी संदर्भ में हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? यह हो जाएगा आयुर्वेद से संबंधित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो मुगलों का कब्रिस्तान जो है हुमायूं का मकबरा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ? तो आप देखेंगे यह जो है 1757 में हुआ। फिर कहता है कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो ये 261 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। हल्दी घाटी का 1576 में हुआ। और तराइन का द्वितीय लड़ाई कब हुई? 1192 में। इस तरह से मिलाएंगे, ऑप्शन सी निकल कर उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक जो है खेती नहीं करते थे, तो वह नहीं करते थे मक्का की। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जो है जैता और
कुंपा किस स्थान से संबंधित था? तो वह जो है मारवाड़ से संबंधित था। ये कुछ घटना है, ईस्वी है, आपको मिलान करना है। तो आप मिलान जब करेंगे तो देखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई 1761 में, या क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय लड़ाई, तृतीय युद्ध 1761, ऑप्शन ए में जाएगा 3, तो ऐसा उत्तर एक ही, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो यह हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा का। इस तरह से सूची 1 है और 2 के साथ मिलाना है। आपको पता है हल्दी घाटी का जो है ये युद्ध अकबर से संबंधित है, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं से संबंधित है, खुसरो का विद्रोह जो है बाबर से नहीं, खुसरो का विद्रोह जो है याद रखेंगे, यहाँ खुसरो की बात हो रही है तो ये हो जाएगा जहांगीर से, और खानवा का युद्ध जो है ये हो जाएगा बाबर से। इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो यह उलेमा कहलाता था। उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता था। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो राजपूत के समय में जो हुआ था उसका नाम था जौहर प्रथा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी का नाम था हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी याद रखेंगे। ये कुछ प्रश्न, ये सूची 1 है और इसको 2 के साथ मिलाना है। आप देखेंगे इक्ता जो है ये दिल्ली का सुल्तान के द्वारा ये किया गया था, जागीर जो है ये मुग़ल के द्वारा, और अमरम जो है अमरम ये विजयनगर में, और मोकासा शुरू किया गया था मराठों के द्वारा। याद रखेंगे, इससे उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन ए। मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो उसका नाम है सूरत। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम के हिसाब से जब सजाएंगे तो इसको आपको बताना है कि सही कूट क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले चंगेज़ खान, फिर निकल के तैमूर, फिर उसका नादिर शाह, और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ पर हम लोगों का पूरा संपूर्ण मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो रहा है। आप यकीन करें कि आपका मात्र 1.5 घंटा में पूरा मध्यकालीन एनसीईआरटी दादा वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है। ज़रा सोचें कि अगर आप सेल्फ भी रिवीजन करेंगे तो शायद 1.5 घंटा में मारना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप अगर इसे रिवीजन के तौर पर भी लें तो 1.5 घंटा, ओनली 90 मिनट्स में आपका पूरा संपूर्ण एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी मध्यकालीन कंप्लीट हुआ। इसे आप 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लें, आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। हम लोग अगले दादा वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।